नमस्ते बच्चों। तो आपका आपकी खुद की क्लास फिजिक्स विजन 444 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेसन 6 की 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। बहुत ही छोटी क्लास सेंड करी थी मैंने, क्योंकि बड़ी क्लासेस का बोझ क्या है आप झेल नहीं सकते हो, ठीक है। और ये लेसन भी क्या है, बहुत अच्छा लेसन है, ज़्यादा दिमाग का लेसन नहीं है ये। इसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा घूम के भी नहीं आते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, आरएस लेवल तक की भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उसमें ये टॉपिक्स आपके आते हैं। डायमेंशन, यूनिट्स, इनके अलावा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ऊर्जाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब मैंने आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो पढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम थर्ड जो पढ़ेंगे, जिसका नाम आपने सुना भी नहीं है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। थर्ड हेडिंग आप डाल लीजिए, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अब सबसे पहली बात है, ये समझने वाली बात है कि जो स्प्रिंग होती है इसके अंदर प्रत्यानयन बल लगता है। अब ये प्रत्यानयन बल क्या होता है, आप हमने तो पढ़ा ही नहीं है। ये प्रत्यानयन बल किसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग है एक, ठीक है। आप क्या जानते हो स्प्रिंग के बारे में? स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं वो तन्य हो जाती है, खिंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती है। यदि आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ रहे हो तो वो अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा इधर फिर इधर धीरे धीरे दोलन करती हुई अपनी स्थिति पर वापस आती है, ठीक है। ऐसा जो होता है हार्ड स्प्रिंग के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन सॉफ्ट स्प्रिंग जो होती है काफी देर तक वाइब्रेट होती रहती है। तो ये है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। लिखिए, किसी आदर्श स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल, किसी आदर्श स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल पिंड का अपनी मतलब उसने वस्तु को पिंड बोला है, पिंड का अपनी साम्यावस्था स्थिति से विस्थापन x के समानुपाती होता है। Fs प्रपोर्शनल होता है माइनस के x, Fs इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। यहाँ पर k जो है वो है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यह माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो अपनी माध्य स्थिति से अंदर जाने की कोशिश करता है। तो पहले इसको उतार लीजिए, इसको नोट करने के बाद लिखिए, प्रत्यानयन बल का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, तथा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ये होती है भाई एस। यहाँ पर लगाया है, इसका मतलब ये कि हम स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एस यूज में लिया है, क्योंकि यू आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए भी होता है, नॉर्मल स्थितिज ऊर्जा के लिए, लेकिन हम स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एस यूज में ले लिया है। तो यू एस इज इक्वल टू हो गया माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के रिप्रेजेंट स्प्रिंग नियतांक, एक्स रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट कि उसको कितना खींचा गया है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। और आप इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप आगे आने वाले चैप्टर में ब्रीफली पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ ऊर्जा के रूप में मैंने इसको समझा दिया है। यहाँ x स्प्रिंग की लंबाई में तथा वृद्धि में संकुचन है, स्प्रिंग की लंबाई में तथा वृद्धि में संकुचन है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि हर एक टीचर के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। और टीचर्स के लिए अहम इसलिए कि वो बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो खैर,
लेकिन जो आपकी मेन जो एग्जाम्स होती है, बोर्ड एग्जाम तो गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है, मेन जो एग्जाम होती है आपकी हाफ ईयरली, ईयरली एग्जामिनेशन, क्लास टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, उस 6 लेसन आ रहा है, तो प्रोबेबली कोशिश यही करेगा टीचर कि मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय दूं। है तो बहुत ईजी है, लेकिन 2 टाइप से है, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसके अंदर कार्य और ऊर्जा के मध्य संबंध हमको स्थापित करना है। तो 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो इसमें करते हैं नियत बल के अंतर्गत, एक जो किया जाता है वो होता है नियत बल के अंतर्गत, और दूसरा इसमें हम करेंगे परिवर्ती बल के अंतर्गत। ओके, एक नियत बल के अंतर्गत करेंगे, दूसरा हम करेंगे परिवर्ती बल के अंतर्गत। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो हमको इंटीग्रेशन यूज में लेना पड़ेगा, समाकलन का हमें यूज करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल न्यूटन के समीकरणों से हो जाएगा। न्यूटन के समीकरण तो यहाँ भी लगेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के समीकरण लगेंगे, और यहाँ न्यूटन के समीकरण प्लस समाकलन दोनों से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हो, वैसे तो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यही परफॉर्मा बना लो, पहले इसको बना लो जिससे आपको याद रहे, और पहली हेडिंग ये डाल देना नियत बल के अंतर्गत। थोड़ी सी थ्योरी है, इससे पहले वो लिख लीजिए। माना एक वस्तु पर जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, एक नियत बल कैपिटल F कार्य करता है, कैपिटल F कार्य करता है। बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण A है, तब बल F इज इक्वल टू, देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, समीकरण नंबर 1। फिर यानी कि हम जानते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। न्यूटन की गति के थर्ड समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। हम सब जानते हैं इसमें से s निकालना है, तो s क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, समीकरण नंबर 2। तथा कार्य, अब कार्य ऊर्जा है ना, तो कार्य तो निकालना पड़ेगा। कार्य क्या होता है, w इज इक्वल टू f डॉट s, या f s। f कितना है बेटा, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 व 2 के मान 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो w इज इक्वल टू f कितना है ma, s कितना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, अलग अलग कर लिया। w इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब मैंने आपको गतिज ऊर्जा में बताया ही था कि ये k से डिनोट करेंगे। अब यहाँ अंतिम वेग यूज में आ रहा है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा k f फाइनल, मतलब यहाँ u प्रारंभिक वेग यूज में आ रहा है, तो k i। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर इस टाइप से लिख दो, इसको नोट करो।
बच्चों आपको एक न्यूज़ और देनी है। वैसा तो आपको पता लग गया होगा इस चैनल के अलावा कि मैं रीजनिंग और मैथ के लिए चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें कंपटीशन लेवल की रीजनिंग और मैथ करवाई जाएगी, लेकिन आपके 12th लेवल की नहीं। इन द सेंस कि वो रीजनिंग और मैथ आपके सिर्फ कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होंगी, ठीक है। आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, ट्रिक बेस्ड होगी सारे क्वेश्चंस, और अच्छे अच्छे फॉर्मूले, अच्छे अच्छे टेक्निक्स और क्वेश्चनों को कराया जाएगा। बट हाँ, ये आईआईटी, पीएमटी, बिट्स, इनके लिए ये क्लासेस नहीं है। मतलब आपके काम की तो अभी ये नहीं है, लेकिन आपके आसपास एनवायरनमेंट में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, आपके घरों में भी। तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइएगा उस चैनल को, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो ये तो हो गया अपना नियत बल के अंतर्गत, ठीक है। फिर लिखिए परिवर्ती बल के अंतर्गत। और आपसे पूछ रहे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखो, तो कथन क्या लिखोगे? तो लिखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखो पहले। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता तो सकते हो कम से कम। तो लिखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब देखिए परिवर्ती बल के अंतर्गत कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि अवकलन समाकलन आने चाहिए आपको। k इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर लिखो समीकरण 1 का t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए क्या होगा? डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी एक सेकंड रुको, डी अपॉन डी टी पहले बाहर लिख ही लो, फिर बाद में निकाल लेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये तो डी के अपॉन डी टी ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ हाफ और एम को तो बाहर निकाला, वी स्क्वायर का क्या होगा? 2v डी वी अपॉन डी टी, 2 से 2 कैंसिल, डी के अपॉन डी टी एम वी, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? इस पूरे को तो हम त्वरण बोलते हैं, तो यहाँ मैं इसको त्वरण लिख सकती हूँ। और एफ और एम ये क्या होता है? एफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ बी, ओके। और वी कितना होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब इसमें वैल्यू पे वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। जैसे कि जब न्यूटन का तीसरा समीकरण हमने प्रूफ किया था ना, तीसरा समीकरण नहीं, वो जो कलन विधि हमने प्रूफ करी थी, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आई थी, बच्चों को समझ में नहीं आ पाया था, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली पुट करनी है। डी टी से डी टी गया। अब आपके पास क्या बचा? डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स क्या होता है? डब्ल्यू होता है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, अब हम समाकलन करेंगे तो k का तो हो जाएगा प्रारंभ से अंतिम, और ये तो w है तो उसको w लिख दो। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया? के एफ माइनस के आई, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल के। सेम आंसर आया नहीं आया? बिल्कुल सेम आंसर आया है। 2-3 बार इसको देख लेना। हम तो जल्दी इसको करा दिया है, आपको समझाने की पूरी कोशिश करिए। अगर एक एक स्टेप और ध्यान से भी समझेंगे तो भी इतना ही समझ में आएगा। किया क्या है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिया है, उसका हमने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। वहां से हमने डीवी अपॉन डी टी को ए लिख दिया है, एम ए को एफ लिख दिया है, वी बच गया है। वी वैल्यू क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल। बाद में इसका हमने क्या कर दिया है? समाकलन कर दिया है। नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा व रेखीय वेग में संबंध। बहुत सिंपल है। गतिज ऊर्जा व रेखीय वेग में संबंध। तो बताइए भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², यही होती है। यदि मैं ऊपर नीचे m का गुणा कर देती हूँ तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रूफ नहीं आएगा ये कभी भी एग्जाम में। अगर एक नंबर में आता भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना आप, तो हाफ m² v² अपॉन m। अब आप जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m² v²। k इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ p² अपॉन m। गतिज ऊर्जा आ गई, रेखीय ऊर्जा आ गई। p² कितना हुआ? 2km। p कितना हो गया? √2mk। कई कई जगह पर गतिज ऊर्जा को k ना लेकर e ले लिया है, तो उस जगह फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2me। डोंट बी कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर गतिज ऊर्जा को k ना लेकर e ले लिया गया है, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूले से आंसर तो वही आना है। मैंने इसका प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ तो चाहे आप याद मत रखना, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, नोट लीजिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो कीजिए। वो होमवर्क आपको करना है। वीडियो तो अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये आपकी 2 दिन की वीडियो बन रही है, तो लगभग आधा घंटे की वीडियो ये बनेगी आराम से। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट कीजिए और उनको करने की कोशिश कीजिएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, बीच बीच में होमवर्क मिलना जरूरी है ना। लिखिए पहला क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य का उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल है, रोजाना काम में लेते हो आप। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण दीजिए, पहला क्वेश्चन। जितनी नॉलेज आपको इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड मिलेगी ना, उतनी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आप तो ये कहोगे बेटा 12th में IIT पढ़ा दो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 12th में जितना आप पढ़ रहे हो, 11th में जितना आप पढ़ रहे हो, उस क्लास से रिलेटेड नॉलेज आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी, उससे ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध लिखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप अपना कंपटीशन किसी और से बढ़ा भी सकते हो, किसी और बच्चे से पूछ भी सकते हो ये क्वेश्चन, नॉलेज टेस्टिंग के लिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब बच्चे पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं इनको। थर्ड लिखिए, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? लिखिए अगला, कार्य तथा ऊष्मा के मध्य संबंध लिखिए। कार्य तथा ऊष्मा के मध्य संबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कोयले के दहन से, 1 किलोग्राम कोयले के दहन से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब ये नहीं आना चाहिए मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ाया है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। कमेंट आने चाहिए आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट आते ही आते हैं। आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करोगे, इस चैनल के ऊपर कमेंट करोगे कि समझ में आया मैम, समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आई। जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे देके आंसर करोगे आप यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, फिर हम आपके लिए क्विज भी रखेंगे। संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल, संरक्षी बल
तथा असंरक्षी बल। अब देखो संरक्षी बल को ना इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। संरक्षी बल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंजर्वेटिव। असंरक्षी बल को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखते हैं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। यदि आप इंग्लिश थोड़ी बहुत भी जानते हो तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जितनी चीज हमने लगाई उतनी ही चीज हमको वापस मिल गई, इसको तो कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव, जितनी चीज हमने लगाई उसका थोड़ा सा लेस हो गया फिर हमको मिल गई, तो ये हो गई नॉन कंजर्वेटिव। तो एनर्जी में कैसे रिलेट करेंगे, हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मैंने 2 जूल काम किया और वो घूम फिर के 2 जूल ही मेरे तक वापस आ गया, तब तो ये संरक्षी बल का काम हो गया। यदि 2 जूल मैंने वर्क किया लेकिन थोड़ा सा लेस हो गया कहीं पर, तो वो असंरक्षी बल का काम हो गया। आपकी बुक के अंदर 3 डेफिनेशन दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोनों की ही 3 डेफिनेशन दी हुई है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी एक डेफिनेशन करा रही हूँ अच्छे तरीके से, बाकी दो डेफिनेशन आप बुक में से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि संरक्षी बल की 3 परिभाषाएं लिखो या संरक्षी बल की 2 परिभाषाएं लिखो या पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या था, कुछ नहीं। परिभाषाओं का जो रूप है ना वो थोड़ा सा बदला है। एक रूप संरक्षी और असंरक्षी का मैं करा रही हूँ, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क में है। समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो, मतलब उनका सेम ही निकलेगा। ठीक है, और उनको मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ आपको कि जब हम बात करते हैं संरक्षी बल की, तो जैसे कोई काम किया गया, यहाँ से ये कोई काम किया गया और ये बी तक काम किया गया, तो संरक्षी बल जो है ना वो इसके इन दोनों पॉइंटों पर निर्भर करेगा, सिर्फ इनिशियल पे और फाइनल पे। जबकि जो असंरक्षी बल है ये किधर घूम घाम के कैसे इसने काम किया, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में कि संरक्षी बल है जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, जैसे कि विस्थापन करता था, और असंरक्षी बल है कि वो कहां से घूम के एनर्जी गई है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लिखिए जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल, जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं वीडियो को म्यूट कर देती हूँ। तो लिखिए इस डेफिनेशन को मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बार। ठीक है, लिखिए जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि कण की अपनी आरंभिक अवस्था में लौटने पर वही गतिज ऊर्जा होती है जो कि प्रारंभ में थी, तब बलों को संरक्षी बल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यदि प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आने पर उसकी गतिज ऊर्जा के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है, तब इन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। ओके, तो ये तो था आपका संरक्षी और असंरक्षी बल। अब इसमें कुछ है स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा। ठीक है, तो ये हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।